हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज के इस लेक्चर में एचपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उससे आप क्या सीख सकते हैं, उसका जो रिजल्ट आया था उससे क्या लर्निंग कर सकते हैं, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, जो डिसक्वालीफाई हुए, उनसे हम क्या एक्सपीरियंस जुटा सकते हैं जो इस एग्ज़ाम पेपर में आपकी हेल्प करेगा, और जो बचे हुए दिन हैं, जो रिमेनिंग डेज़ हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है उससे आप क्या लर्न करेंगे या उसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, मतलब स्पेशली क्वेश्चन पेपर। दूसरा हमारा खास पार्ट रहेगा कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम चर्चा करें कि पहले कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, उसके बाद में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तीसरा, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे इस बात पे हाउ टू प्रिपेयर, मतलब कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयारी करें जो दिन बचे हैं उनमें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात, आपका जो क्वेश्चन पेपर है या आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में अनाउंस किया गया है और डेट जो टेंटेटिव है वो 12 सितंबर के अराउंड है। ठीक है, जो डेट है वो इतनी नज़दीक है या एग्ज़ाम पेपर जो है इतना जल्दी अनाउंस हुआ है कि हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना इन कम दिनों में बहुत पॉसिबल नहीं है, या जिन लोगों ने पहले प्रिपेयर नहीं कर रखा है अच्छे से वो लोग इस एग्ज़ाम पेपर की तैयारी करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहे हैं। ये तक देखा गया है कि कई सारे स्टूडेंट्स ने इसकी प्रिपरेशन को भी स्किप कर दिया है या अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो आज जो इस लेक्चर में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से हम सीखेंगे उससे ये पता चल जाएगा कि इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, पहली बात क्या है, आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 करने हैं, 10 नंबर का एक है, 150 टोटल मार्क्स हैं। सर ये तो हमको पता है, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात ये नहीं है, नई बात ये है कि इसमें से केवल और आपको जो है 52.5 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने हैं, मतलब इसका 35%। सर इस बात को भी हम जानते हैं, 35% नंबर ले आओ तो क्वालिफाई माने जाओगे। आप भले इस बात को जानते हो, लेकिन इस बात को भी श्योर कर लो कि जिस स्टूडेंट के 52.5 मार्क्स आ गए या जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा वो निश्चित तौर पे पीजीटी का टीचर बनने की संभावना रखता है। मतलब सीधा सा क्या है, लास्ट टाइम पे मेंस क्वालिफाई करने वाले केवल 13 स्टूडेंट थे और जिन लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया वो सारे स्टूडेंट लेक्चरर बने, मतलब इंटरव्यू कोई खास रोल प्ले नहीं किया क्योंकि वैकेंसी से कम क्वालिफाई हुए थे, वैकेंसीज खाली रही थी। इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और जैसे हालात लग रहे हैं उस हिसाब से वापस वैकेंसी खाली होने की संभावना रहेंगी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट 52.5 जो मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये एक आइडिया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि 18 क्वेश्चन में से, मतलब 150 मार्क्स के एग्जाम पेपर में से 52.5 मार्क्स या उससे ऊपर वाले मार्क्स लाए जाएं, क्वालिफाई कर लिया जाए तो सिलेक्शन के लगभग 100% चांसेस हैं। और ये बात आपको हेल्प करेगी वापस अपने आप के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में कि बहुत ज़्यादा 150 में से 150 नंबर नहीं लाने हैं। आपको ये बात उल्टी लग सकती है कि सर आप हमको इस तरीके का ज्ञानबाजी कर रहे हैं कि सर हमको 52 नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं है, लाना तरीके से है, बट एक क्राइटेरिया बताया है कि इतने नंबर भी लाओगे तो भी सिलेक्शन होगा। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात हमको समझनी है वो क्या है, पिछली बार 3 स्टूडेंट का जो डेटा है, सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स का डेटा, एक स्टूडेंट के नंबर हैं 53.5, एक स्टूडेंट के नंबर हैं शायद 54 के अराउंड और बाकी का शायद 56 के अराउंड है। इसके बाद जो स्टूडेंट हैं वो 66 पे हैं और इससे पहले जो स्टूडेंट हैं वो 30 और 40 मार्क्स पे हैं। ठीक है, आप इस बात से क्या समझ रहे हैं, सर इनकी जॉब लग गई है, इन वालों की जॉब नहीं लगी है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, एग्जामिनर भी ये चाहता है कि यदि किसी स्टूडेंट के नंबर
आंसर शीट में कैलकुलेशन करने के बाद 50 आ रहे हैं या 51 आ रहे हैं तो वो कोशिश कर रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाए। यदि ऐसी कोशिश नहीं करता तो हमको 40 से लेके 52 तक एक भी स्टूडेंट नहीं मिला, जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ मिलने की संभावना होनी चाहिए। तो ये बात हमको पता चली कि यदि थोड़ा बहुत आपके आंसर शीट में कमी रहेगी तो वो आपको क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी जानता है। देखो, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें हमको आंसर को लिखना होता है, उसके अपने खास फायदे भी हैं और नुकसान भी। अभी जो एग्जाम पेपर देखें उसके फायदे ज़्यादा दिख रहे हैं। कैसे? यदि किसी स्टूडेंट के नंबर फॉर एग्जाम्पल 50 बना रहे हैं, 50 आ रहे हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम पेपर में एग्जामिनर के पास फैसिलिटी होती है, पावर होती है कि जो लिखा हुआ क्वेश्चन है उसमें नंबर कम या ज़्यादा कर सके। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किया, तो हो सकता है उसमें वो 8 देने की इच्छा रखता हो बट 9 दे दे, या 7 देने की इच्छा रखता हो पर 9 दे दे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें सही या गलत के आंसर देने होते हैं, तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। जितना एग्जैक्ट आपका कैलकुलेशन आएगा वही आपके नंबर होंगे। तो जो लोग प्रिपरेशन छोड़ने की स्थिति में हैं, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा मुश्किल में हूँ, शायद क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप यदि थोड़ा थोड़ा सा जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं उनको पहले पढ़ें, बाद में अपने अपने टॉपिक्स को पढ़ें, या और भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलने वाला है और आप क्वालिफाई भी हो सकते हैं। तो अब तक जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं उससे ये बात पता लग गई, एक तो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यदि आप लाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और दूसरा, यदि 1-2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप क्वालिटी रखते हैं, यदि आप एबिलिटी रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको लेक्चरर बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि सर पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमको कितने क्वेश्चन करने चाहिए? ये जो हम बता रहे हैं ये आपको तैयारी करने में मदद करेगा। देखो, आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, 11th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, तकरीबन 9 बुक्स हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बुक्स हैं। तो पूरा सिलेबस करना, उसको याद करना, उसके डेरिवेशन पार्ट को, उसके डायग्राम पार्ट को तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ग्रेजुएशन जो पार्ट है और पोस्ट ग्रेजुएशन जो पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 11-12 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ये डेटा आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का है, जिसमें टोटल 18 क्वेश्चन है और इस तरीके से उन क्वेश्चन का डिवाइडेशन है। यहाँ हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पार्ट को अलग नहीं करवाया है, नहीं किया है, जिससे एकदम क्लैरिटी रहे, क्योंकि जो स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक को भी कंप्लीट करता है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से एक आइडिया ये निकलता है कि 11-12 को बहुत ज़्यादा वो टच नहीं कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में रहे। आमतौर पे ये देखा गया है, जितने भी हमारे यहाँ इनडोर्ड स्टूडेंट्स हैं, HPSC की तैयारी करने वाले या हमसे फ़ोन पे बातचीत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि अधिकतर स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन पार्ट काफ़ी अच्छा होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, जिन लोगों ने नेट की प्रिपरेशन की है, जिन लोगों ने गेट की प्रिपरेशन की है, बट आमतौर पे ग्रेजुएशन पार्ट अच्छा माना जाता है। तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन पार्ट के टॉपिक्स को भी कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करते हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस मिनिमम क्राइटेरिया या एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ये जो सिचुएशन अभी चल रही है जिसमें टाइम हमारे पास कम है, उसमें यदि ये कोशिश की जाए कि हर एक टॉपिक को पढ़ा जाए तो शायद मुश्किल हो जाएगा। वो पढ़ सकता है जिसने पहला पूरा सिलेबस कर रखा हो, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पूरा सिलेबस नहीं कर रखा उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ वाली बात हो जाती है। तो इस डेटा से हमने ये सीखा कि एग्ज़ाम पेपर क्वालिफाई करने के लिए तकरीबन, आप यदि ये सोच रहे हैं कि सर हमको 52.5 नंबर लाने हैं, तो यदि हम 5.5 क्वेश्चन सही करके आ जाएं, मतलब 5 क्वेश्चन और बाकी का 6 क्वेश्चन ठीक करके आ जाएं, तो हमारे 52.5 नंबर आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल शायद नहीं होगा। ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है शायद कि आप 6 की 6 न्यूमेरिकल अटेंड करें, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर कटने के चांसेस मिनिमम होते हैं। इसलिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, आपका प्रायोरिटी पे न्यूमेरिकल ही रहने चाहिए। हालांकि हम एक लेक्चर बनाएंगे आपके एग्जाम पेपर से पहले, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम पेपर, किन किन खास बातों का ख्याल रखना है, लेकिन फिर भी ये बात यहाँ दोहरा रहे हैं, वापस बता रहे हैं कि आप यदि एग्जाम पेपर को ऑब्जर्व करें, देखें, तो न्यूमेरिकल को करने की पहली प्रायोरिटी रखें या पहली प्रायोरिटी में न्यूमेरिकल करें,
क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने के लिए कुछ नहीं होता। क्वेश्चन होता है, उसका डेटा होता है और डेटा के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला लगाना होता है, उसका डायग्राम बनाना होता है, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 6 की 6 सही न्यूमेरिकल कर सकता है तो उसके चांसेस भले ही हैं, बट यदि आप 6 क्वेश्चन कोई से भी कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे 52 नंबर आ जाएंगे, तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो कुछ ना कुछ नंबर तो काट ही देता है या कुछ ना कुछ गलती हम कर देते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि यदि आप अपने क्वेश्चन पेपर में सही 7 से 9, इसमें 7 भी हो सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, 9 में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चलेगा, बट 7 से 9 क्वेश्चन यदि आपको उस एग्जाम पेपर में आते हैं तो आप निश्चित तौर पे कैसे भी करके आपके नंबर 55 के राउंड होंगे। 8 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, ठीक है। 7 बहुत एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, बाकी का 9। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका क्या करना है सर? बाकी के जो रिमेनिंग हमारे पास 6 क्वेश्चन है उनका क्या करें? उनको क्या छोड़ दें? यहाँ दूसरी बड़ी लर्निंग है, जो क्वेश्चन 6 हैं जिनके बारे में आपको प्रॉपर आंसर नहीं पता है, उन क्वेश्चंस में भी आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे, क्योंकि हमने जैसा कि कहा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें हम आंसर को लिखते हैं, उसका खास बेनिफिट दूसरा ये होता है कि आप यदि कुछ भी लिखते हैं, आप रिलेटेड डेफिनेशन लिखते हैं, आप रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं, आप रिलेटेड छोटा मोटा डेरिवेशन लिखते हैं, तो उसमें भी वो नंबर देता है। आप उसको ब्लैंक ना छोड़ें, आप उसको बिल्कुल खाली ना छोड़ें, ठीक है। इसलिए ये बात हमको ये सिखाती है कि हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता है तो भी वहां नंबर आने के चांसेस हैं। वो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या किसी क्वेश्चन पेपर में यदि हम एक डेफिनेशन लिख के आए, यदि हम एक डेरिवेशन करके आए, तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे? जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन तो शायद पूछना भी नहीं चाहिए, नहीं मिलेंगे। लेकिन खाली छोड़ने से ज़्यादा फायदा होगा। मतलब खाली ना छोड़े, लिखने से ज़्यादा फायदा होगा। कुछ ना कुछ नंबर, हाफ, 1, 2, 3, जो भी जैसी रिक्वायरमेंट आपकी होगी, जैसी इच्छा उसकी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देगा। तो आप क्या बात ध्यान रखेंगे? कुछ क्वेश्चंस आपके एकदम एक्यूरेसी के साथ करेक्ट हो और बाकी के सबको आप ब्लैंक ना छोड़ के कुछ ना कुछ जानकारी लिखें, कुछ ना कुछ बातें लिखें। ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका स्पीच है, उनकी बातचीत है, वो इस बारे में अच्छे से डिटेलिंग में बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए उनकी भी बात है। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात कही, आप ध्यान से सुनना उसको, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये कहा कि सर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस आंसर शीट के 60 पेज कंप्लीट कर दिए, 50 पेज कंप्लीट कर दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने केवल 30 पेज लिखे, 35 पेज लेके सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ अंडरलाइन करने वाली बात सेकंड ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जितने पेज भरेंगे उतना ही नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग जितना स्वीट, अच्छा, सेलेक्टिव, डेरिवेटिव विद डायग्राम कंटेंट लिखेंगे उतना ही अच्छा है। फिजिक्स में फालतू लिखने का कोई वजह है ही नहीं है। कोई हिंदी का एग्जाम तो है नहीं जिसमें आपके विचार पूछे हैं, जिसमें आपके शब्दों की व्याख्या करनी है, ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स में एग्जैक्ट डेटा की बात करनी है। हालांकि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा यदि ऐसा करेंगे तो नहीं बेनिफिट होगा। तैयारी करते वक्त, हालांकि हम इसको आगे बताने वाले हैं, कोई बात नहीं, अभी तो हम इस पर आते हैं। तो करेक्ट क्वेश्चन मिनिमम इतने होने चाहिए, हो जाएगा। ग्रेजुएशन पार्ट को अच्छे से कीजिए, कुछ टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन के कीजिए। आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन को कर सकते हैं वो करें। ऐसा नहीं है पूरा डेरिवेशन याद कर लें, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो उसका क्या करना है वो अभी हम लास्ट स्लाइड में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ये बात आपको ब्रीफ हो गई होगी। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग डेटा आपने ले लिया, आपको बहुत कुछ बातें पता चली। अब जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने में या डिज़ाइन करने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पीजीटी फिजिक्स पॉइंट टीम की जो मेंबर हैं निशा, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एनालिसिस करके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के, जो HCS के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, है ना, HPSC लेती है, उन एग्ज़ाम पेपर्स को ऑब्जर्व करके कुछ डेटा तैयार किया है। उस डेटा के हिसाब से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं हमारे जो एक्सपीरियंस साथी हैं उनका डेटा और हमारा डेटा जो है मैच करके क्या रिजल्ट बनाए, आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो स्टार्ट करें। हम बता देते हैं कि आपको किस तरीके से हम बताएंगे। देखो, आपका जो पूरा सिलेबस है, आपका पूरा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना।
और 3 पार्ट्स को हम अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं क्योंकि हमको प्रिपरेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग करवानी है। पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट हम करेंगे ग्रेजुएशन का, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो सारे 9 बुक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले हमने अरेंज कर दिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं खास 11-12 के टॉपिक्स। 11-12 के टॉपिक हम इसलिए ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि जो ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करेगा वो कहीं ना कहीं 11-12 को जानता है, क्योंकि 11-12 का एक एक्स्ट्रा या एडवांस वर्जन कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ के, बाकी का वो एडवांस लेवल पे 11-12 ही होती है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि आप ग्रेजुएशन और पीजी पे ज़्यादा फोकस करते हुए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हमको ये हिंट दे रहा है कि आप इन दोनों पोर्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, हालांकि छोड़ना नहीं है। दूसरा, नोट लगा के एक बात हमको बतानी है जिससे आगे कभी भी प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम क्या है कि जो हम टॉपिक आपको इन सब में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पहले पढ़ना है और उनके पूरे होने के बाद आगे की चीज़ों को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं केवल उन्हीं को ही पढ़ना है। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। जो डेटा बताया जा रहा है वो केवल लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद लगाया गया आइडिया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आ सकते हैं। इसलिए पहले आप इनको पढ़िए, नो डाउट, लेकिन इसके बाद यदि ये पूरे हो जाते हैं तो आप आगे फर्दर स्टडी कीजिएगा और कंप्लीट करनी ही है। ठीक है, चलिए। तो पहला सब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं ग्रेजुएशन का वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमने केवल 5 टॉपिकों को शामिल किया है जो बहुत अच्छे हैं और इजी हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसका पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कोरिलियस फोर्स है और इसकी एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से वेरी करता है। जो पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर हैं या एसटीआर के बारे में आप जानकारी रखें, एसटीआर के एप्लीकेशन से आप पढ़ें, पोस्टुलेट पढ़ें। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल आ सकता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, इनके फॉर्मूले तो लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक बढ़ता है एक घटता है, और इसके न्यूमेरिकल भी आसान होते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है कि डेरिवेशन न्यूमेरिकल मिला के दे दें। ठीक है, चलिए। फिर है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। आपको पता है कि वेलोसिटी के साथ जो मास है वो चेंज होता है, और इसी के आसपास एक रिलेशन होता है, मास एनर्जी रिलेशन, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट को इंक्लूड किया जाता है। तो वो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसका डेरिवेशन ध्यान रखेंगे, और इसी के आसपास काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट होती है, उसको ध्यान रखेंगे। हालांकि ये टॉपिक हमने करवा रखे हैं, बट आप अपने लेवल पे तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। यह है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का बेसिक 11-12 में है। यदि आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो 11-12 को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी इसका बेसिक दिया होता है। बट ध्यान रखना, बेसिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी, व्हाट इज़ द क्वांटम, व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। वो कोशिश कर रहा है कि खास टॉपिक से वो क्वेश्चन दे। ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी के कुछ अच्छे टॉपिक हैं, एप्लीकेशन है जो सिलेबस में दी हुई है। बेंडिंग ऑफ बीम है, कैंटिलीवर है, और टॉरिजन ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैकेनिक्स के कुछ खास टॉपिक हैं जो सबसे पहले पढ़ने हैं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पढ़ने हैं। ये हमारा नेक्स्ट वेव एंड ऑसिलेशन सब्जेक्ट सेकंड बुक है। इसमें हमने कुछ खास टॉपिकों को लिया है। डैम्प्ड ऑसिलेटर विद ऑल कंडीशंस। आपको पता है हमने यूट्यूब पे भी लेक्चर डाल रखा है डैम्प्ड ऑसिलेटर का, तो पूरा डिटेल में, तो आप चाहे यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, आपको ऐप में भी मिल जाएगा, कोर्स में भी है। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर में केवल डैम्प्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन ना पढ़ें, साथ साथ उसकी ऑल जो स्टेट्स हैं, ऑल जो कंडीशन है, लोअर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, हाई डैम्प्ड, उसको भी पढ़ें। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से वो ग्राफ बनता है एक, वो काफ़ी ग्राफ जो है बैंडविड्थ वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो ड्राइवन ऑसिलेटर है, जो डैम्प्ड को पढ़ेगा, ड्राइवन भी कहीं ना कहीं लिंक करता है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ ड्राइवन में भी कई सारी स्टेट बनती हैं, उन स्टेट्स को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बनता है पावर का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ये 12th क्लास EM वेव का भी टॉपिक होता है और वेव एंड ऑसिलेशन में भी होता है, आपको अच्छे से पता है। इसकी कुछ लैम्बडा पे डिपेंडेंसी आप ध्यान रखना, किस तरीके से वो चेंज होती है, किस तरीके से वेरी करती है, तो आपकी बुक्स में मेंशन होंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि सोर्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में लास्ट में चर्चा जरूर कर लेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। और भी टॉपिक आप पढ़ें, बट ये खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूँ तो शायद इसमें कपल्ड ऑसिलेटर भी है, तो आप चाहे तो उसको ब्रीफ कर सकते हैं। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म EMT। इसमें पॉइजन एंड लाप्लास जो इक्वेशन है इन कार्टेशियन, सिलेंडर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट,
है ना, ये आपकी बुक में दे रखा है डेरिवेशन, आप इसको, और मुश्किल नहीं है, आसान है। मैक्सवेल इक्वेशन दोनों इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। इसके अलावा सीआरओ के बारे में पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड कर रखी है, बाकी का आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ये भी बुक्स में मिल रहा है। ठीक है, चलिए, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैट, है ना, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर में कई सारे एप्लीकेशन हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे जूल थॉमसन है, जैसे डायमैग्नेट के थ्रू अपन लोग करते हैं, जैसे कूलिंग करते हैं, एक होता है बार बार कूलिंग करते हैं ना, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, वो सिलेबस में मेंशन कर रखा है। मतलब आप बुक देखोगे तो प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर के नाम से 3 या 4 जो है वो एप्लीकेशंस दे रखी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जूल थॉमसन और डायमैग्नेटिक वाली होती है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जूल थॉमसन वाली होती है। लेकिन फिर भी बाकी के नॉलेज भी होनी चाहिए, जिससे एग्जाम पेपर में आए क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर सकें, न्यूमेरिकल भी बन सकता है जूल थॉमसन वाला। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड आपको पढ़नी है, ये बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी-डिराक स्टैटिक्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको देखने हैं। ठीक है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड रेडिएशन फॉर्मूला, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन फ्री पाथ, ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना, मैक्सवेल रिलेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन। देखो, आपके थर्मोडायनेमिक्स का जो सिलेबस है वो 3 पोर्शन में डिवाइड है। पहले पोर्शन में वो बातचीत करता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, दूसरे पोर्शन में बातचीत करता है ये जो लो टेम्परेचर है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर वो बाद में बात करता है फेज, जो फेज डिस्ट्रीब्यूशन है, या लास्ट टॉपिक है जिसमें फेज कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें बोस-आइंस्टीन, फर्मी-डिराक और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग न्यूमेरिकल्स के लिए होता है कि पार्टिकल यदि मैक्सवेल वोल्टेज मान को फॉलो कर रहा है तो किस तरीके से नंबर ऑफ बेस काउंट किए जाएंगे, किस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, तो वो भी एक टॉपिक होता है। तो उनमें से जो खास टॉपिक है वो हमने यहाँ ले लिए हैं। मैक्सवेल रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, इनकी 3 से 4 एप्लीकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना सबसे ज़्यादा आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं वो आप पढ़ सकते हैं, बाकी का करवाया हुआ है तो ज़्यादा परेशानी आपको आएगी नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें ध्यान रखना, बाद में हम कहीं बताना भूल जाएं, जैसे थर्मोडायनेमिक एंड स्टैट है तो थर्मो पहले करें, स्टैट को भले ही बाद में कर सकते हैं। जैसे ये स्टैट वाला है पार्ट है, बोस-आइंस्टीन फर्मी-डिराक, आपको लगता है कि इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मुलेशन थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, तो आप पहले थर्मो को पूरा करें, उसके बाद स्टैट पे जाएँ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालिसिस। जैसे सर्किट थ्योरम्स हैं, है ना, पूरा यूट्यूब पे हमने थ्योरम्स को करवा रखा है, शायद थेवेनिन थ्योरम तक, नॉर्टन और मैक्सवेल शायद अंदर हैं ऐप में, तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल है ही नहीं, बड़ा आसान है। आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स अवेलेबल हो, चाहे MDU की हो, है ना, चाहे DU की हो, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की हो, तो उस बुक्स को रीड कीजिए, जो आपने पहले ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं उसको पढ़ना ज़्यादा आसान है इस समय। ठीक है, तो आप लोग थ्योरम्स को देख सकते हैं, न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बाकी का प्रूफ तो कोई खास इसमें होता नहीं है। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है, हाफ तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हाफ को पढ़ते हैं तब फुल अच्छे से समझ में आ पाता है, और ब्रिज जो है उसका वर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। L सेक्शन फिल्टर और पाई सेक्शन फिल्टर रह गया है, दोनों फिल्टर, आप एक फिल्टर समझेंगे तो दूसरा भी आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, और इसके फॉर्मूले आएंगे लास्ट में रिपल फैक्टर वाले, वो आपको पता भी होने चाहिए। जेनर डायोड का लास्ट टाइम में न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो इस बार आप लोग हो सकता है न्यूमेरिकल रिपीट भी हो जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसके बारे में जानकारी रखें। इसका ग्राफ कैसे बनता है, किस तरीके इसकी थ्योरी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। RC कपल्ड एम्पलीफायर, फीडबैक सर्किट जो है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, खासतौर पे नेगेटिव फीडबैक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एप्लीकेशन है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज़ होता है, उसका एक फॉर्मूला आता है ए और बीटा में, गेन और फीडबैक कांस्टेंट के बीच में, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने, मतलब आप लोग कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी का ऐप में अवेलेबल है। JFET जो है, इसका न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, क्योंकि डेरिवेशन हो सकता बन जाए। एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप करें एग्जाम पेपर में, तो कोशिश करें, या जब इसको अपनी बुक से पढ़ें तो कोशिश करें कि डायग्राम जो है उसको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, डायग्राम ऑब्जर्व कर लोगे तो उससे रिलेटेड थ्योरी लिखना भी आसान हो जाता है, और डेरिवेशन भी आसान हो जाता है। हालांकि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये बात हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, पर हमको ये जानकारी मिली है स्पेशली SPSC एग्जाम पेपर से रिलेटेड,
कि यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो आपके मार्क्स कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं, क्योंकि डायग्राम जो है आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रेजुएशन में भी है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12th क्लास में भी है, तो आप वैसा भी पढ़ सकते हैं। उसका जो विड्थ आता है उसका ध्यान रखें, बीटा का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें होता है। और T+N का मतलब है थियोरटिकल प्लस न्यूमेरिकल, क्वेश्चन बन सकता है। एक है न्यूटन रिंग, इससे भी थियोरटिकल प्लस न्यूमेरिकल बन सकता है। न्यूटन रिंग से, न्यूटन रिंग बहुत मुश्किल नहीं है, उसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, और डायग्राम में जो हमने निकलवाए हुए हैं वो कुछ खास पॉइंट हैं जिनसे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। शायद आर की वैल्यू है ना, वो एक बार चेक कर लेना, उसमें बनाया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इनके बारे में बेसिक डिफरेंस आपको पता तो होना ही चाहिए, और कुछ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के कुछ खास जो टॉपिक्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेज़र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेज़र ध्यान रखना, रूबी लेज़र भी पढ़ना है आपको, और जो आइंस्टीन के कोएफिशिएंट का रिलेशन है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, किस तरीके से जो है स्टिमुलेटेड इमिशन होता है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वांटम मैकेनिक्स हम बात करें एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट तो देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेरिवेशन और इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यह पोटेंशियल स्टेप जिसमें दो कांस्टेंट निकाले जाते हैं, एक टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, एक निकाला जाता है आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब पारगमन और परावर्तन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो इसका डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, 2-3 इक्वेशन बनती है, सॉल्व होने के बाद हम लोग डेंसिटी का डिवाइड करते हैं, और डेंसिटी का डिवाइड करने के बाद हमको रिलेशन मिलता है, दो ग्राफ मिलते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से मिलता है, शायद आप चेक कर लेना, 1+V0/E करके ऐसा कुछ रिलेशन मिलता है, तो उसको एक बार देख लेना आप लोग। इसका डायग्राम बनते हैं दो, डायग्राम के ग्राफ बनते हैं इसके दो। डायग्राम तो बड़ा सिंपल सा होता है, उसमें तो कोई खास कलाकारी करनी नहीं होती, इस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ होता है, तो इसमें तो कोई खास कलाकारी करनी नहीं है। यहाँ से वेव आएगी और इस तरीके से इसको अपन को देखना पड़ेगा, यहाँ पे वो है जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, वो ग्राफ से आप समझा सकते हैं, और लास्ट में दो इसके ग्राफ बनेंगे जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को शो करेंगे। ठीक है, उनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरीके से शायद वो V0/E का ग्राफ बनता है, और है ना, इस एक तरफ तो ऐसे बनता है और एक तरफ ऐसे बनता है, तो एक बार देख लेना इसको, ये बहुत आसान है। ध्यान रखना, पोटेंशियल स्टेप यदि आपको क्लियर हो गया तो आप उसके बाद जो रिलेटेड टॉपिक हैं, है ना, वॉल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बैरियर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग सेम डेरिवेशन चलता है, ये जरूर देख लेना। पार्टिकल 1D बॉक्स आप सबको आता है, उसका वेव फंक्शन ड्राइव करना आपको आना चाहिए, उसकी एनर्जीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, और वेव फंक्शन को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आसान है, उसका वेव फंक्शन आपको पता होना चाहिए, एनर्जी आपको पता होना चाहिए, और वेव फंक्शन को ड्रॉ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो 0 पॉइंट एनर्जी उसके बारे में भी आप खास ख्याल रखें। ये थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, व्हाट इज़ द जीमान इफेक्ट, व्हाट इज़ द रमन इफेक्ट, और साथ साथ आप चाहे तो जो स्पेक्ट्रम है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, तो उनके बारे में भी, मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जो आप खास टॉपिकों का ध्यान रखेंगे, दैट इज द क्वाड्रुपल मूवमेंट, और न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में भी आप देखेंगे। न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड न्यूक्लियर स्पिन, पैरिटी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका किस तरीके से क्वांटाइजेशन हो रहा है उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। न्यूक्लियर मास जो है, जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो मोमेंटम है, ये जो मास है, डिफेक्ट है, सॉरी मास डिफेक्ट नहीं, बाइंडिंग एनर्जी है, या मास, ये जो न्यूक्लियर मास में चेंज है, डिफेक्टिव मास है, ये 12th क्लास में भी आता है, तो आप यदि वहाँ पढ़ लेंगे तो यहाँ भी आपको आसानी मिलेगी, यहाँ पढ़ लोगे तो वहाँ का भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन रेडियो एक्टिविटी अलग से देख लेना, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है 12th क्लास का टॉपिक है, रदरफोर्ड सोडिकल लॉ भी आप अच्छे से देख लेना। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। एसिलेटर में साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन तो 12th क्लास में भी आता है, ठीक है। तो उसके जो फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले हैं, इस तरीके से डायग्राम देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। पार्टिकल डिटेक्टर्स के बारे में आप ध्यान रखें, और जीएम काउंटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, और लास्ट में जो है नंबर ऑफ काउंट के बारे में पूछा जाएगा, वो बता लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेसिक फॉर्मूले नहीं है इसमें, थ्योरी है या एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है, और कैसे लिखते हैं वो हालांकि हम अभी चर्चा कर लेंगे लास्ट में, बट उसके लिए भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्यूशन करवा के, पूरी तरीके से प्रिपेयर करवा के आपके जो
ऐप है, मतलब हमारा जो ऐप है उस पर अपलोड कर देंगे तो आपको उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी वगैरह, आइंस्टीन मॉडल, डिवाई मॉडल, इफेक्टिव मास, ये तो आसान है। डिवाई मॉडल भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये हॉल इफेक्ट है एक्चुअली, ये क्या है, हॉल इफेक्ट, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको पढ़ें, हॉल इफेक्ट को। सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, मेंटेनेंस जो रूल है, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी और वेडेमांस का जो लॉ है, सुपर कंडक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इनको एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग हॉल इफेक्ट को देख लें, इफेक्टिव मास देख लें, आसान है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी आसान है। सुपर कंडक्टिविटी देख लें, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर कंडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पोर्शन। ठीक है, अब तक हमने जितना भी पोर्शन देखा वो ग्रेजुएशन का था, तो उसको पहले पढ़ें और उसके बाद जो रिलेटेड टॉपिक है उनको वापस देख लें। और अब हम डिस्कस करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। देखो, मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल पहले आ चुका है, तो मैट्रिक्स को आप देख लें, हो सकता है न्यूमेरिकल रिपीट भी हो जाए। और लाप्लास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डेरिवेशन पार्ट भी आ सकता है। पॉलिनोमियल जो बेसल लेजेंडरी फंक्शन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्प्रिंग फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, लाग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन जो फॉर्मुलेशन है उसको आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल देख सकते हैं। क्लासिकल के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आए थे, जिसमें मैकेनिक्स में मिला के आया है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना जरूरी है। हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी बन सकता है। पिछली बार ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल आया था। हाफ एंड फुल एडर सर्किट जो है ना, और फ्लिप फ्लॉप JK और RS आपको पता होना जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, तो इसमें हमको पता चलेगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, गिब्स पैराडॉक्स और लेगविन थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, तो WKB बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप चाहो तो स्कैटरिंग भी पढ़ सकते हैं, स्कैटरिंग भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा ना पढ़ें बट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो स्कैटरिंग होनी चाहिए। और आइडेंटिकल पार्टिकल एंड स्पिन स्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ अच्छा, ये तो आ गया था ना, हाँ ये तो करवा दिया था। जेनेट डायोड तो ग्रेजुएशन वाला है, तो इसको ना लें आप। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो इसमें टॉपिक इसी तरीके से दे रखा है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो जीवन इफेक्ट आपको ग्रेजुएशन में बता दिया था, पार्शन इफेक्ट बता दिया था, स्टार इफेक्ट आप कर सकते हैं, स्टार्क है ये, है ना, और LS एंड JJ कपलिंग कर सकते हैं, हाइपरफन स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में आप न्यूक्लियर शेल मॉडल, कलेक्टिव मॉडल, न्यूक्लियर स्कैटर्ड थ्योरी, PP और NP मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ये देख लेना है ना, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, बीटा प्लस बीटा माइनस, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब देखो 11th क्लास के कुछ खास टॉपिक लिए हैं, वैसे तो आप पढ़ाते होंगे, कहीं ना कहीं आपको पता होगा, नहीं पता है तो उन टॉपिकों को आप पढ़ें, हम एक आइडिया दे देते हैं, उन टॉपिकों को पढ़ें जो ग्रेजुएशन से बिल्कुल लिंक नहीं रखते। जैसे कि खास तौर पे लिया गया है एक्यूरेसी एंड एरर मेजरमेंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, बट आप यहाँ भी तैयार कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ G, आपको पता है G का जो वेरिएशन है, ग्रेविटी का जो वेरिएशन है विद रेस्पेक्ट टू हाइट, विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, और अर्थ का रोटेशन के कारण, उसकी शेप एंड साइज के कारण, तो 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशन भी कर सकते हैं, केपलर लॉ आपको पता होने चाहिए। बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स से, आप चाहो तो फ्लूइड मैकेनिक्स को एक बार अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है, ये भी आप हो जाएगा, अब थ्रस्ट हो जाएगा, इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आमतौर पे जो है बर्नौली थ्योरम ज़्यादा आती है। स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हाँ जी, इसको अच्छे से न्यूमेरिकल बनेगा इसका। TIR है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, और विजन और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ये ऑप्टिक का पार्ट है। हालांकि 12th क्लास का 11th में जोड़ दिया है, पर कोई बात नहीं, 12th क्लास के और भी पार्ट देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यदि आप हमसे पूछो 12th क्लास में, तो वो है रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, इसको आप बहुत अच्छे से देखना। सीरीज LCR सर्किट, पैरेलल SCR सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब इसको पढ़ोगे तो आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। ये कहाँ मिलेगा टॉपिक, ये AC सर्किट नाम का एक, या AC अल्टरनेटिव करंट नाम का एक टॉपिक है, वहाँ मिल जाएगा।
बाकी का तो बहुत आसान है। गॉस के जितनी भी थ्योरम है, एप्लीकेशन है, ड्यू टू द स्फीयर, ड्यू टू द प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट, ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, तो वो आप कर सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बहुत अच्छे से आता है। इसके कुछ खास पॉइंट्स, कैपेसिटेंस के बारे में आ सकता है, इसके कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, सीरीज, पैरेलल और न्यूमेरिकल भी बन सकता है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस, तो ध्यान रखना कैपेसिटेंस कई सारे तरीके से डाइलेक्ट्रिक में भरे जाते हैं। एक तो कंप्लीटली फिल किया जाता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल होता है, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि वैक्यूम के लिए बात करें तो कितना फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे किसी भी मटेरियल जो उसमें कंप्लीटली फिल किया गया है तो एप्सिलॉन आर और ऐड कर देते हैं तो ए अपॉन डी आ जाता है। लेकिन यदि हम इसको कंप्लीटली फिल नहीं कर रहे हैं, कुछ पोर्शन छोड़ दे रहे हैं, हमारे टी मोटाई का है, टोटल डी है, तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें वैक्यूम है, तो उस केस में आपको सी जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो एक बार आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है। चलिए, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, ठीक है, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखना। रह कैसे गया पता नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लेना, ठीक है। वीएच कर्व, ये मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसमें है। सोलेनॉइड और टॉरॉइड, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसमें है, इंडक्शन में। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली गैल्वेनोमीटर पढ़ लें। फैराडे लॉ आसान है, लेंज लॉ आसान है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में जानकारी रखें, ठीक है, एल और एम। सेल्फ इंडक्टेंस भी पढ़ लें, एल जब पढ़ी रहे म्यूचुअल तो। रेजोनेंस बता ही दिया, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, आइंस्टीन इक्वेशन जो बनती है उसके बारे में, और रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड सोडी का जो नियम वगैरह है उसको आप अच्छे से देख लें। चलिए, अब है हमारा हाउ टू प्रिपेयर। ये बहुत खतरनाक जो है फेज है कि अब कैसे इस पूरे सिलेबस को समअप करें। तो देखो, सबसे पहली बात देखो, अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अब तक प्रिपरेशन कर रहा होगा या करेगा, जो भी कुछ है, जो हमने टॉपिक बताए हैं उसको प्रायोरिटी पे रखें। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ है ये ऐप में अवेलेबल करवा दी जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC के बैच में मिलेगी, लेकिन आप लोग यदि ज्वाइन नहीं करेंगे कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख सकते हो। और कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो हमारे ग्रुप चल रहे हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उस ग्रुप में भी सेंड करवा दें, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लें। तो ये जो टॉपिक हमने बताए हैं, सबसे पहले इन टॉपिक्स को पूरा कीजिए, जो भी आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है। जैसे MDU की बुक है ना, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी, तो उनको आप पढ़ लीजिए। एक बुक को कंप्लीट करने में यदि टॉपिक वाइज कंप्लीट करें, पूरा नहीं, पहले लाइन पहले पेज से स्टार्ट ना करें, जो भी रिलेटेड टॉपिक है उसको स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगी। तो आप यदि देखेंगे तो एक बुक तकरीबन 1.5-2 दिन लेती है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती है, एक दिन ही मान लो टॉपिक का आइडिया लगाने में, ठीक है। अब MDU से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और भी जो आपके रिलेटेड यूनिवर्सिटी की बुक है उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कई सारे राजस्थान के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो CBS प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, या जो कंटेंट जहाँ मिल रहा है उससे आप प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसका कंटेंट ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको टॉपिक पता होना चाहिए, लिखने का तरीका हम बता देंगे। दूसरा, ये ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक पढ़ें या कोई भी बुक चालू करें तो उसकी बहुत ज़्यादा बेसिक में ना जाएं, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आने की संभावना आमतौर पे कम होती है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि सीधे ऑन द पॉइंट बात करें, टॉपिक टू टॉपिक बात करें, डायग्राम का खास ख्याल रखना और उसके डेरिवेशन वाले पार्ट का खास ख्याल रखना है। यदि कोई स्टूडेंट डेरिवेशन पार्ट जो है वो नहीं कर पा रहा है तो ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि पूरे एग्जाम पेपर तक कोई भी टेंशन ना ले, रिलैक्स होकर काम करें, क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो होनी है। आप और हम केवल एफर्ट्स कर सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं, और बहुत कम टाइम है। कोई भी स्टूडेंट यदि इस टाइम इंटरवल में प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा, तो निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, है ना। कुछ लोग आज से भी स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया अपन को गेन करना है, कोशिश ये रहेगी। बाकी का मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स की चर्चा नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर पहले शायद दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो देख रहे हैं, और जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है उनके बारे में हम बता देते हैं। जैसे किसी भी आंसर शीट में क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले उस आंसर जिसको आप लिखना चाहते हैं उसका एक बार ब्रीफ करें कि उस आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स को आप शामिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी पे, जो अभी आया था, या वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे।
गुरुत्वीय जो त्वरण है वो किस तरीके से वेरी करता है। मान लीजिए न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पहले आंसर स्टार्ट करने से पहले आप उसकी ब्रीफिंग करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिस, और व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, व्हाट इज द ग्रेविटी एट हाइट, व्हाट इज द ग्रेविटी एट डेप्थ, ग्रेविटी एट ग्रेविटी ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू द शेप एंड साइज। तो आपने 5 पॉइंट जो है स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हम इस बात को अच्छे से जो शीट तैयार करवा रहे हैं उसमें मेंशन करेंगे, पर जैसे माना पहला पॉइंट आपने डाल दिया कि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सेकंड आपने बता दिया व्हाट इज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द हाइट। थोड़ा आपने बता दिया, अभी पूरा ड्राइव नहीं किया है, केवल ब्रीफ कर रहे हैं आप, 4-5 लाइन लिख रहे हैं। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द डेप्थ, फिर लिखा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। आपको पता है कि एक तरफ जो है वो इक्वेटर होता है, पोल होते हैं, तो शेप के कारण भी चेंज होता है। 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज आता है, आपको पता होगा। तो इस तरीके से 5 पॉइंट बना दिए। तो उसके बाद फिर पहले पॉइंट पे चर्चा करें, डिस्कस करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, फिर सेकंड पॉइंट पे चर्चा करें वेरिएशन ड्यू टू हाइट। सर फायदा क्या है? फायदा बहुत अच्छा है। जब भी एग्जामिनर को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि 6 पॉइंट या 5 पॉइंट इसने शामिल किए हैं, और ये बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है उसके दिमाग में कि यदि मैं 1 में 2 नंबर दूँ तो 5 में 10 नंबर बन रहे हैं। सोचो आप धुआंधार लिखना चालू किए, ये बिल्कुल तैयारी नहीं किए, सीधा पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ तो वेरिएशन डेप्थ का है, कहाँ वेरिएशन हाइट का है। तो उसको भी ब्रीफिंग करवाने के लिए, उसको भी एक मेंटल पीस देने के लिए, उसको भी एक कॉपी चेक करने का रास्ता देने के लिए वो ज़रूरी है, और उससे नंबर इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक फैक्टर और होता है कि आप जब पढ़ेंगे, ये हमने यहाँ क्यों बताया, ये तो हम एग्जाम पेपर की जब वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे अच्छे से। यहाँ इसलिए बता रहे हैं इसको कि जब आप पढ़ो किसी भी डेरिवेशन को, किसी भी टॉपिक को, तो उसमें ध्यान रखो, वो पॉइंट्स सर्च कर लो कि कैसे ब्रीफिंग करनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे जूल थॉमसन का हम कूलिंग पढ़ रहे हैं, कूलिंग बाय जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, जूल थॉमसन का क्या कहता है, या जूल थॉमसन का हम पहले वर्किंग पढ़ेंगे, फिर फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो 4-5 पॉइंट हमने दे दिए कि इस तरीके से हम लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखें, क्या आपने प्रूफ किया इस तरीके से। तो आपको क्या पता लगेगा कि आपको एक वे मिल जाएगा कि काम कैसे करना है, और एग्जामिनर को भी एक वे मिल जाएगा कि किस तरीके से मार्किंग करनी है, ठीक है। चलिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इस तरीके से आपको तैयार करनी है अपनी प्रिपरेशन। बाकी का आप सेल्फ प्रिपेयर करें आराम से, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो भी आपकी पास बुक्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा भागादौड़ी ना करें। सबसे अच्छा इंटरनेट का ज़माना है, तो आप इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ लेक्चर हमने डेमो के लिए भी ओपन कर रखे हैं, तो आप लोग जज कर सकते हैं। जिनको, जो हमारे इंडोर स्टूडेंट्स हैं, वो खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें, जो भी टॉपिक हमने बताए हैं, जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे एक बार लेक्चर से ब्रीफ कर लें, लेक्चर को फटाफट देख लें, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से टॉपिक रन कर रहा है। और बाकी का आप चाहें, टाइम कम है तो आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, ये जो PDF है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो ग्रुप पे आ जाएगी, ऐप में भी आएगी। एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें, जैसे इसमें तो तकरीबन 50, 60 या 70 टॉपिक होंगे। एक वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें केवल 20 टॉपिक रखेंगे पूरे सिलेबस के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका भी एक बार प्लानिंग चल रहा है। एक वीडियो बनाएंगे हम कि आपको एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसका भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वो भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आप काम कर सकते हैं, जो स्टूडेंट कई बार कह रहे थे कि सर जो कोर्स है वो 6 मंथ के एक्सेस के साथ है, हमारा जो SPSC का कोर्स है, और उसमें ये सारे टॉपिकों के बारे में बता रखा है, ब्रीफ करवा रखा है, हल्का फुल्का डेरिवेशन करवा रखा है। तो आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी का 6 महीने तो शायद आपके लिए कोई यूजफुल वाली बात नहीं है, तो आप लोग सेल्फ प्रिपेयर करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग उसमें जाएंगे, फिर हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। आप लोग चाहें तो डेरिवेशन देखने के लिए डेमो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट लगता है कि सर मुझे सेल्फ पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है, या मुझे उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में तकलीफ आ रही है, तो वो एक काम बस कर सकते हैं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो क्या कर सकते हैं कि हमारा जो SPSC का कोर्स है उसका 1 महीने का एक्सेस ले सकते हैं। वैसे उस कोर्स का जो एक्सेस है वो 6 मंथ के लिए मिलता है, बट
जो SPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो उसका जो एक्सेस है वो 1 मंथ के लिए ले सकते हैं, और 1 मंथ के लिए जो भी मिनिमम प्राइस होगा वो आपको ऐप पे दिखाई दे जाएगा, या आप हम जो नंबर दे रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, बट जो लोग प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो, कभी कोई परेशानी हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई और बातचीत करनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका जो यूट्यूब का है उसमें आपके सजेशंस हमको भेज सकते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में भी चाहो तो बता सकते हैं। बाकी का बेस्ट ऑफ लक, और आगे हम अभी लगातार आपसे मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।